गुड मॉर्निंग सभी को। मेरी आवाज आ रही है? आज हम नया चैप्टर कवर करेंगे जो कि है आपका फाइनल अकाउंट्स। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं कि फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं। ये प्रिपेयर किया जाता है या कंपनी या फिर किसी बिजनेस के द्वारा एट द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर या एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। फाइनल अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स मैनेजमेंट, ओनर और एनी अदर यूजर ऑफ सच अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के द्वारा ये फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है ताकि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में हमको कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमको पता लग जाए। और वो यूजफुल होता है किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए, उस कंपनी या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लिए, उसके ओनर्स के लिए और अदर लोगों के लिए भी जो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। जब हमने अकाउंटिंग के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें भी हमने पढ़ा था कि कौन कौन यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। यहाँ पर ही वही सारे लोग आएंगे कि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसमें भी हमने दो पार्ट देखा था कि एक इंटरनल सोर्सेस होता है और एक एक्सटर्नल सोर्सेस होता है। ठीक है। तो फाइनल अकाउंट में हम लोग मेन तीन चीजें बनाते हैं। तीन सेट ऑफ अकाउंट्स या हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट्स बनाते हैं एंड ऑफ द ईयर। ठीक है। वो होते हैं हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है, लेकिन हम इसको बनाते साथ में हैं। ठीक है। हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन जब हमको क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो वेरी लॉन्ग आंसर टाइप अगर क्वेश्चंस हैं उसमें फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन देता है जहां पे आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमारा जो लास्ट है बैलेंस शीट, ये हमको साथ में बनाना होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ट्रेडिंग या तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोल सकता है, या तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोल सकता है। ठीक है। तो फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन में ये दो चीजें या फिर ये तीन चीजें आती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है और बैलेंस शीट, ये तीन चीजें आती हैं। ठीक है। अब हम लाइन से पढ़ते हैं कि ये ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इंडिविजुअली क्या होता है। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करना। ठीक है। द मेन एम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ कंपनी। ठीक है।
ग्रॉस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट या जो ग्रॉस लॉस होता है वो डिफरेंस बिटवीन होता है किसके, नेट सेल, मतलब हमने जितना चीजें या फिर जितना हमने जो गुड्स है उसको बेचा, और जो कॉस्ट होता है गुड्स को बेचने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन दोनों का डिफरेंस होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। दिस अकाउंट कंटेन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यहाँ पे मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक मतलब यहाँ पे जो रॉ मटेरियल रहता है या फिर जो स्टॉक हमको पिछले साल या फिर हम जो इकट्ठे चीजें खरीदते हैं कुछ चीज को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमको शूज बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, हम लेदर खरीदेंगे। ठीक है, हम लेदर खरीदेंगे, तो लेदर हमारे लिए क्या है, एक तरीके का क्या है, इन्वेंट्री, या फिर बोल सकते हैं स्टॉक, या फिर उसको रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेट परचेज and net sales and all expenses incurred on purchase और purchase of inventory। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होता है, नेट परचेजेस होता है, नेट सेल्स होता है, और ऑल द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन, या फिर जितने भी खर्चे और एक्सपेंसेस जो कि हमको परचेज या इन्वेंट्री खरीदने में लगी है। ठीक है, तो मेन एम हमको ये ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट हमको क्या हेल्प करता है फाइंड आउट करने में, मेन ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम अकाउंट पढ़ते हैं, तो जब भी हम का किसी भी चीज का अकाउंट बनाते हैं तो उसका दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो अब हम ये देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आइटम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा डेबिट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में आएगा हमारा सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, द ओपनिंग स्टॉक मीन्स द फिनिश्ड गुड्स ओनली। द अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक शुड बी टेकन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक का जो बैलेंस होता है वो अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो या तो फिर क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, अगर दिया रहेगा फिर ट्रायल बैलेंस हमको निकालना होगा तो हम वो अमाउंट वहां से लेंगे। ठीक है, और ट्रेडिंग कंसर्न में या फिर ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं, मतलब फिनिश्ड गुड्स का मतलब जो गुड्स एकदम रेडी टू सेल है। रेडी टू सेल है मतलब वो इतना रेडी है जिसको बेचा जा सकता है, उसको अपन फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। तो ट्रेडिंग कंसर्न में ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जो तैयार गुड्स हैं बेचने के लिए, वही हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है परचेजेस। द अमाउंट ऑफ परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, परचेजेस इंक्लूड क्या क्या, कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेज। यहाँ पे क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों को कंसिडर किया जाएगा। डिडक्शन कैन बी मेड फ्रॉम परचेजेस सच एज परचेज रिटर्न, गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एक्सेट्रा। ठीक है, तो परचेजेस में क्या आएगा कि हमने जितना कैश परचेज किया है या तो फिर कैश, सॉरी क्रेडिट परचेज किया है, ये दोनों चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। और परचेजेस में हम कुछ डिडक्शन भी कर सकते हैं, मतलब कुछ माइनस भी कर सकते हैं अगर कोई परचेज रिटर्न का कोई अमाउंट या फिर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, या तो फिर ऐसे गुड जिसको फ्री सैंपल के तौर पे हम बांट दिया गया है, या फिर ऐसे प्रोप्राइटर जो कि गुड्स को विड्रॉन कर दिए हैं। ठीक है, ऐसी चीजें परचेज से हम माइनस कर लेंगे, जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर आते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, it means all those expenses which are incurred from the time of purchases to make goods in a suitable condition. These expenses include freight inward,
वेजेस एक्सेट्रा। तो डायरेक्ट वेजेस वो वेजेस होते हैं, है ना, जो कि एक गुड को, मतलब जो कि जो हम गुड्स बना रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं ऑफ मेकिंग गुड इन अ सुटेबल कंडीशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, फ्रेट इनवर्ड या वेजेस। फ्रेट का मतलब होता है कि जब हम जो गुड्स रहता है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं अगर बल्क में, जैसे कि ट्रक में या ट्रेन में, शिप में या एयरक्राफ्ट में, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेट। इनवर्ड हो रहा है मतलब हम चीजें खरीद रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए वो खर्च हो रहा है, पर डायरेक्ट एक्सपेंस की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे लिखा है परचेज टाइम, एट द टाइम ऑफ परचेजेस टू मेक द गुड्स इन सुटेबल कंडीशन। तो यहाँ पे जो खर्चे हैं हमारे, जो फ्रेट इनवर्ड है, फ्रेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गुड्स जो होता है अगर हम उसे कहीं पे ट्रांसपोर्ट करते हैं बल्क में, या बल्क में कैसे, ट्रेन से, वाया ट्रेन, ट्रक, शिप या एयरक्राफ्ट से, तो उसे अपन बोलते हैं फ्रेट। यहाँ पे इनवर्ड है मतलब हम खरीद रहे हैं। अगर फ्रेट आउटवर्ड लिखा रहेगा मतलब हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, तो और ऐसे वेजेस भी है। ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड में लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या कहता है, if the credit side of trading account, if the credit side of trading account is greater than debit side of trading account, gross profit will arise। ठीक है, ये तो समझने वाली बात है। जो देखो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, डेबिट साइड में हमारे जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं हम उसे डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे खर्चे ही दिख रहे हैं, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक एक्सपेंस है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में हम जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, हम उसे वहां पे नोट डाउन करते हैं। क्रेडिट साइड में हमारे जितने भी इनकम या गेन्स है या प्रॉफिट है, हम उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो अगर क्रेडिट साइड हमारा ज्यादा है और हमारा डेबिट साइड कम है, तो मतलब हमारी इनकम ज्यादा है, हमारा खर्चा कम है, तो हमारा प्रॉफिट हुआ। अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा, हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है और हमारा क्रेडिट साइड कम है, हमारा इनकम कम है, तो हमारा लॉस होगा। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा हमारा, अगर हमारी ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। क्लियर है ये? फिर हम आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जैसे कि मैंने बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड हमारे जितने भी इनकम्स एंड गेन्स या प्रॉफिट होते हैं, हम यहाँ पे वो नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू मतलब हम जो चीज भी बनाते या मैन्युफैक्चर करते, जब उसको बेचते हैं तो जो पैसा आता है ना, जो इनकम आती है, वो होता है हमारा सेल्स रेवेन्यू। द सेल्स रेवेन्यू डिनोट्स इनकम अर्न फ्रॉम द मेन बिजनेस एक्टिविटी और एक्टिविटीज। ठीक है, द इनकम इज अर्नड व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू कस्टमर। इफ देर इज एनी रिटर्न इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स वैल्यू। जैसे कि हमने परचेज में देखा था कि अगर कोई परचेज रिटर्न है तो हम उसको परचेज के अमाउंट से माइनस कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे सेल्स का भी केस है ना। इनकम हम जो अर्न करते हैं वो कैसे अर्न करते हैं, हम जो हमारा जो मेन बिजनेस, जैसे मैंने बोला कि हम, जैसे हमारा मेन बिजनेस है शू बनाना, मैंने जूते बेच बेच के जो प्रॉफिट कमाया है वो हमारा होगा सेल्स का रेवेन्यू। ठीक है, अगर उसमें से कोई ऐसी चीजें होती है जैसे कि किसी को डिफेक्टिव पीस निकल गया तो वो मुझे वापस कर रहा है, मतलब रिटर्न कर रहा है, तो वो मैं अपने सेल्स के अमाउंट से माइनस करूंगी। ठीक है, फिर आता है सेकंड हमारा क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि डेबिट साइड में हमने ओपनिंग लिखा था, यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे उसका।
ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? इन केस ऑफ ट्रेडिंग बैलेंस देयर विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओनली। ठीक है, यहाँ पर भी जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू रहेगा वो फिनिश्ड गुड्स का ही क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। क्लोजिंग बैलेंस मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ या तो फिर एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास हमारा जो गुड्स बच जाते हैं, जो बिके नहीं होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक रहता है वो हमारा जो माल होता है, हमारा जो गुड्स होता है, जो जिसका हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर जिसका हमारा मेन बिजनेस होता है, वो एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर हमारे पास बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने साल भर में 100 शूज बनाए, ठीक है, तो मेरा ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? 100 शूज। लेकिन ऐसे ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ चीज बेचा, मेरा रेवेन्यू हुआ, और एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर मेरे पास 20 जूते बच गए। ठीक है, मैंने 80 बेचा, मेरे पास 20 जूते बच गए, तो ये वो जो 20 जूते हैं वो मैं उसे एज अ दिखाऊंगा। अब हमको अगले साल जाना है, हमको अगले साल का क्या करना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना है। तो ये जो 20 जूते जो मैंने इस साल बनाए हैं उसे मैं क्लोजिंग स्टॉक करके, फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग स्टॉक करके मैं उसे अलग कर दूंगी। फिर उसी को अगले साल एज अ मैं ओपनिंग स्टॉक दिखाऊंगी कि ये पिछले साल का बच गया था क्लोजिंग स्टॉक। अब इसी क्लोजिंग स्टॉक को मैं अगले साल ओपनिंग स्टॉक करके दिखाऊंगी, प्लस जो मैं और मैन्युफैक्चर करूंगी वो, और जो पुराना बचा हुआ है उसको साथ में मिला के मैं ओपनिंग स्टॉक करके उसको वहां पे दिखाऊंगी। समझ में आ गया ये क्लोजिंग स्टॉक? ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ग्रॉस लॉस। ठीक है, ये कब होगा? जैसे कि मैंने बताया था कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड अगर ज्यादा होगा क्रेडिट साइड से, when debit side of trading account is greater than credit side of trading account, then gross loss will appear। ठीक है, ये दोनों साइड सभी को समझ में आ गया? किसे रिपीट करना है? देखिए, ये आपका चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है। देखिए, मैं फिर से समझा रही हूँ कि ये जो डेबिट साइड होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है, इसमें हमारे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जब भी हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो हमको एज अ कंपनी सोचना है कि हम कंपनी चला रहे हैं। ठीक है, एज अ मैनेजर आपको सोचना है, एज अ ओनर आपको सोचना है कि आपकी कंपनी है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो डेबिट साइड में आपके जितने भी खर्चे होंगे एक गुड्स को बनाने के लिए, चाहे वो कैसे भी गुड्स हो, ठीक है, शूज, कपड़े, कोई भी हो, ठीक है, उसको बनाने में खर्च लगते हैं, कुछ चीज आपको खरीदना पड़ता है ताकि आप उस रॉ मटेरियल से कुछ चीज बना सके।
है ना। तो डेबिट साइड में जितने भी हमारे खर्चे हैं, परचेजेस से लेके डायरेक्ट एक्सपेंसेस तक, ठीक है, वो सारी चीजें सब आएंगी। और डेबिट साइड में ही हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कैसे आएगा कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है, ठीक है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, मतलब हमारा प्रॉफिट है वो, ऐसे समझेंगे आप कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमने पूरा खर्चा लिखा है और क्रेडिट साइड में हमने जितना कमाया है वो लिखा है। अगर जब हमारा कमाया हुआ पार्ट जब ज्यादा है, मतलब हमारा प्रॉफिट है, हमारे खर्चे कम है लेकिन हमारा इनकम तो ज्यादा ही है। ठीक है, तो ये आएगा हमारा डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में हमने जितना भी अपने बिजनेस में कमाया है, रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू, जितना हमने जो बनाया है उसे बेच बेच के हमने जो प्रॉफिट कमाया है वो आएगा, प्लस हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक मैंने अभी समझाया क्या होता है। फिर हम यहाँ पे ग्रॉस लॉस भी लिखेंगे। ग्रॉस लॉस ऐसे लिखेंगे कि अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा है, हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा, हमारे खर्चे ज्यादा है, लेकिन उसके कंपैरिजन हमारा क्रेडिट साइड कम है। क्रेडिट साइड कम है का मतलब हमारा इनकम कम है, तो हमारा नुकसान ही है। हमारे खर्चे ज्यादा है लेकिन हम उतना कमा ही नहीं रहे हैं, हम अपने खर्चे को कवर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम लिखेंगे क्या, ग्रॉस लॉस। और उसे अपन क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, देखिए आपकी बुक में इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है। पेज नंबर है आप लोगों का 163। 163 में दिया है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे डेबिट साइड में वही दिया है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर यहाँ पे आइटम रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड, नेट सेल, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है स्पेसिमन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। मिला सभी को? अगर आप लोगों के पास बुक है तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। आप लोग अपना बुक खोल के देखिए पेज नंबर 163 में। ठीक है, डेबिट साइड अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, डेबिट साइड अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, परचेजेस में से हमने माइनस किया है अगर कोई परचेज रिटर्न है तो। ठीक है, फिर टू वेजेस, टू सैलरी वेजेस, कैरियज इनवर्ड या कैरियज आउटवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया है यहाँ पे, ये पूरे खर्चे हैं। जिनके पास बुक है क्या वो देख रहे हैं? ठीक है, डेबिट साइड में हमारे पास जितने भी खर्चे हमको, जैसे कि अगर हम लोग कोई अदर कंट्री के साथ में अगर हम कोई ट्रेड करते तो वहां पे एक्साइज ड्यूटी, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, क्लीयरिंग चार्जेस, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, एक खर्चा है।
ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, गैस, फ्यूल, पावर, ये सारी चीजें हमारे लिए खर्चे हैं, तो हमने उसको डेबिट साइड में लिखा है। क्रेडिट साइड में हमारा जितना भी रेवेन्यू है, हमारा जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी रेवेन्यू है, जैसे कि बाई सेल्स, हमने जितने भी सेल किए हैं उसमें से हम माइनस करेंगे, अगर कोई सेल्स रिटर्न है या रिटर्न इनवर्ड है, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। ये दो चीजें बस यहाँ पर आएंगी, या फिर अगर और भी चीजें आएंगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ दो चीजें आएंगी, हम सेल्स लिखेंगे, कोई सेल्स रिटर्न है तो लिखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारा क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है और डेबिट साइड हमारा कम है, मतलब हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, हमारे इनकम ज्यादा है हमारे एक्सपेंडिचर से, अगर जस्ट उसको उल्टा कर दे, हमारा डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड अगर कम है, मतलब हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है, हमारे खर्चे ज्यादा है, लेकिन हमारे इनकम कम है, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, ग्रॉस लॉस। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस प्रेजेंटेड बाय पी सेन एज ऑन 31 मार्च 2016। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पी सेन के द्वारा लेजर बैलेंसेस दिए हुए हैं, हमने को क्या करना है, हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। और यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया है। बुक में, आपके बुक में आप लोगों के लिए एक अलग से एक टॉपिक है एडजस्टमेंट करके। ठीक है, वो एडजस्टमेंट को अलग से उस टॉपिक में कवर किया गया है, लेकिन हम इसको साथ ही में करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट, इसको एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन रहते हैं जो कि हमको करने होते हैं, और इसका भी हमेशा या डुअल इफेक्ट होता है। अगर हम अकाउंट, जैसे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट से लेके बैलेंस शीट तक अगर हम बनाते हैं, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन अगर हमको दिया रहता है, तो उसमें जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट दिए हुए रहते हैं उसका हमेशा डुअल इफेक्ट होता है। ठीक है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया है, जैसे कि ये लेजर अकाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक करके नहीं दिया रहता है, वो बस यहाँ पे दिया रहेगा स्टॉक और डेट दिया रहेगा। हमको रिकग्नाइज करना है, हमको देखना है कि वो कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग है कि क्लोजिंग है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से, ये सभी को पता है। कंपनीज का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल ईयर चालू होता है 1 अप्रैल से। ठीक है, और खत्म होता है कब, 31 मार्च। ठीक है, क्वेश्चंस में कभी कभी 1 जनवरी भी दिया होगा। अगर क्वेश्चन में दिया है 1 जनवरी, तो ये ऑब्वियस सी बात है, क्लोजिंग या फिर एंड ऑफ द क्लोजिंग कब होगा हमारा, 31 दिसंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन के ऊपर है। अगर क्वेश्चन में 1 जनवरी अगर दिया हुआ है, तो हम कंसिडर करेंगे कि 31 दिसंबर ही उसका क्लोजिंग डेट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है 1 4 2015, मतलब 1 अप्रैल 2015, है ना, 1 अप्रैल 2015 दिया हुआ है, मतलब 1 अप्रैल को क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, तो इसका क्लोजिंग स्टॉक कब आएगा, 31 मार्च। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,000 रुपए, परचेजेस दिया हुआ है 1,60,000, वेजेस 30,000, कैरियज इनवर्ड 10,000, फ्रेट इनवर्ड 8,000। ठीक है, सेल्स दिया हुआ है 3 लाख,
रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है 16,000। रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है 10,000। सेल्स सॉरी गैस एंड फ्यूल दिया हुआ है 8,000। ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमको दिया हुआ है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016, मतलब ये हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया हुआ है 20,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंटेड टू ₹4,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब वो बचा हुआ अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब वेजेस का पैसा देना बचा है कितना, 4,000 रुपए। गैस एंड फ्यूल वॉज पेड इन एडवांस ऑफ ₹1,000। ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये सिर्फ लेजर के बैलेंसेस दिए हुए हैं, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है। देखिए, हमको ये पूरा क्वेश्चन बनाना है, इसे अपन डेबिट क्रेडिट नहीं मानेंगे, ये डेबिट साइड नहीं है ना कि ये क्रेडिट साइड है। बस ये क्वेश्चन दिया हुआ है पर्टिकुलर करके, इसे कंटिन्यूस मेशन में भी कर सकता था वो। ठीक है, बस एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं दिया है। तो हाँ पे से यहाँ इसे टोटल कर इसे टोटल करके ऐसे फाइंड आउट नहीं करना है आपको। हमको प्रॉपर प्रॉपर इसका जो स्पेसिमेन दिया हुआ था वो आइटम को हमको जहां वो आएगा वहां रखना है, इसे डायरेक्ट प्लस नहीं करना है। क्वेश्चन जब आएंगे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ इधर राइट साइड में जो गैस एंड फ्यूल दिया है, बस ये अमाउंट बस दिया हुआ है, ये क्रेडिट साइड नहीं है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो अब गैस एंड फ्यूल हम डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है, या इसमें कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है। ठीक है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने देख लिया क्या क्या है। क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया है 20,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब रिमेनिंग वेजेस का अमाउंट, मतलब रिमेनिंग वेजेस मतलब जितना वेजेस और देना हमको बाकी है। गैस एंड फ्यूल हमने जो एडवांस में पे किया था 1,000 रुपए, वो दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट। हमेशा याद रखिएगा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट स्पेसिफिक में आपको बुक में दिया हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग whatever year or whatever month is given। ठीक है, हम एंड ऑफ द मंथ बनाते हैं, सॉरी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम बनाते हैं। तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ऐसे बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग या एंडेड 31 मार्च 2016। जैसे इस क्वेश्चन में 31 मार्च 2016 दिया हुआ है, तो आप वही ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके बुक में स्पेसिमेन में भी दिया हुआ है, स्पेसिमेन ऑफ उस समय नहीं लिखना है, ये बस फॉर्मेट के तौर पे आपको दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग या तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, विच एवर ईयर इज गिवन। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया था, हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमको दिया था कितना, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए हम एज एन ओपनिंग स्टॉक हमने लिख लिया। ठीक, फिर एक एक अमाउंट को हम लेते जाएंगे, फिर आएंगे परचेजेस में।
परचेजेस में हमको क्या बोला था कि वो डेबिट साइड में आएगा, हमको परचेजेस हुआ कितना 1,60,000। लेकिन क्वेश्चन में हमको बोला था कि हमको रिटर्न आउटवर्ड भी है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमने परचेज जो किया था हमने उसको वापस भेज दिया, क्योंकि हो सकता है कि हमको डिफेक्ट मिला हो। तो रिटर्न आउटवर्ड कितना है 10,000। तो रिटर्न आउटवर्ड को हम लोग लेस करेंगे परचेजेस से। ये परचेज रिटर्न ही है, नाम अलग अलग हो सकता है। इसको क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी बोल सकता था, लेकिन यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड लिखा है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न ही होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, परचेजेस इसको माइनस कर देंगे। तो परचेजेस का अमाउंट कितना था 1,60,000, उसमें से हमने परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया 10,000, तो फाइनल अमाउंट आ जाएगा परचेजेस का कितना 1,50,000। ठीक है, फिर है हमारे पास वेजेस। वेजेस भी हमारे लिए क्या है, एक खर्चा है, लेकिन हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला था कि आउटस्टैंडिंग वेजेस भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो वेजेस का अमाउंट कितना है 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे टू वेजेस 30,000 प्लस हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 4,000 रुपए, टोटल कितना आ जाएगा 34,000। ठीक है, फिर और क्या क्या दिया हुआ है, कैरियज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये भी हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंडिचर है। उसका अमाउंट कितना है 10,000 और 8,000, तो इसे भी हम लिखेंगे डेबिट साइड में। टू कैरियज इनवर्ड 10,000, टू कैरियज इनवर्ड 8,000। ठीक है, फिर आ जाएगा क्या नेक्स्ट अमाउंट हम देखते हैं, सेल्स आएगा हमारा क्रेडिट साइड में। रिटर्न आउटवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, ये भी हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा। रिटर्न इनवर्ड हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड हमने ऑलरेडी ले लिया है। अब है हमारा गैस एंड फ्यूल। गैस एंड फ्यूल हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंडिचर है। और इसमें क्या बोला था कि गैस एंड फ्यूल हमने एडवांस में पे किया था 1,000, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एडवांस वाला पैसा है उसको उससे माइनस कर देंगे कि इतना पैसा हमने पहले दे चुका था। तो ये जो 8,000 अमाउंट है उससे हम उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टू गैस फ्यूल 8,000, उसमें से हमने जो प्रीपेड किया था कितना 1,000, हम उसको माइनस कर लेंगे तो अमाउंट आ जाएगा टोटल कितना हमारे पास 7,000 रुपए। ठीक है, तो अभी इसे टोटल नहीं करना है। ठीक है, इतना बनाने के बाद हम आएंगे यहाँ पे अब उसके क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्रेडिट साइड में हमको क्या क्या लेना है, सेल्स लेना है, सेल्स रिटर्न लेना है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ था, है ना। तो बाई सेल्स कितना किया था हमने 3 लाख रुपए। सेल्स रिटर्न हमको कितना आया है 16,000, क्वेश्चन में दिया है कितना 16,000। ठीक है, तो उसको से माइनस कर लेंगे तो अमाउंट कितना आएगा 2,84,000। 2,84,000, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है हमारा कितना 20,000 रुपए। अब हम इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करेंगे का मतलब जितना अमाउंट सर्कल्ड है उतने को अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 10,000 प्लस 1,50,000 प्लस 34,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000 प्लस करेंगे, कितना आ रहा है बताइए, कितना आ रहा है। कितना आ रहा है अमाउंट बताइए। डेबिट साइड का मैंने टोटल पूछा, डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा।
डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा बताइए। डेबिट साइड का टोटल आएगा 2,19,000। ठीक है, 2,19,000 आएगा। अब हम देखेंगे कि क्रेडिट साइड कितना हो रहा है, तो 2,48,000 प्लस 20,000 कितना आ रहा है हमारा, 3,04,000, है ना। क्रेडिट साइड कितना आ रहा है, 3,04,000। अब हम देखेंगे हमारा डेबिट साइड ज्यादा है कि हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है। हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, हम इसी 3,40,000 को हम माइनस करेंगे किससे, 2,19,000 से। 85,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3,04,000 को आप लोग माइनस कीजिए 2,19,000 से, कितना आ रहा है, 85,000 आ रहा है। तो ये 85,000 हमारे लिए क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, क्या है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, कैरी डाउन करेंगे। इसलिए यहाँ पे सीडी लिखा है। अगर आप लोग सीडी नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर अगर सीडी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना, 85,000। फिर हम इसको टैली कर लेंगे, 3,04,000 और यहाँ पे 3,04,000। ट्रेडिंग अकाउंट सभी को समझ में आया। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना। ठीक है, 95,000 कैसे होगा, 85,000 आएगा। आप लोगों को डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आया है। डेबिट साइड में बार बार बोल रही हूँ, डेबिट साइड में हम जितने भी एज अ मैनेजर आप खुद देखें, अगर आपकी कंपनी अगर आप कोई चलाते हैं तो डेबिट साइड में आपको पूरे खर्चे लिखने हैं। ठीक है, पूरे खर्चे लिखने हैं। क्रेडिट साइड में जितने आपका रेवेन्यू, जितना आप इनकम अर्न कर रहे हैं उस बिजनेस से, वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कहता है, gross profit or gross loss calculated in trading account is taken to the second account called profit and loss account. All remaining expenses or losses are shown on debit side and other incomes and gains are reported on credit side of this account. और इस अकाउंट में यहाँ पे लिखा नहीं है, इस अकाउंट में हम लोग फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस।
जैसे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट है, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर या ब्रॉट डाउन किया जाएगा, या सॉरी ब्रॉट डाउन नहीं, कैरिड डाउन किया जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमने कैलकुलेट किया था इज टेकन टू द सेकेंड अकाउंट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगर हमारा ग्रॉस लॉस हो गया, ठीक है, अगर हमारा ग्रॉस लॉस हो गया जो कि दिखाएगा कहाँ पे, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो वो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और कहाँ लिखेंगे, वो एक लॉस है तो लॉस हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी लिखेंगे। ठीक है, ये अकाउंट भी ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही है, बस उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, आप ऐसा समझ लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पता करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता करते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अकाउंट जो है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो भी डेबिट साइड में क्या होगा, पूरा एक्सपेंसेस, यहाँ पे लिखा है ऑल रिमेनिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर शोन ऑन डेबिट साइड। ठीक है, अदर इनकम और गेन्स आर रिपोर्टेड ऑन कहा, क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। ठीक है, क्लियर है ये। ठीक है, इसका भी हम लोग डेबिट साइड और प्रॉफिट, डेबिट साइड देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस यहाँ पे क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ सेल। सबसे पहले हम डेबिट साइड देख रहे हैं, मतलब हम पूरे खर्चे वाला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, खर्चे वाला पार्ट देख रहे हैं। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब बेचने में जो हमको खर्चा लगा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल मतलब हमको जो बेचने में या फिर गुड्स को बना के बेचने में जो खर्चा लगा है हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, द टर्म रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो खर्चे हुए जो कॉस्ट आई है हमको गुड्स को बेचने में, वो हम लिखेंगे। द गुड्स कुड बी मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड और कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद दिस गुड्स। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि जो हमने गुड्स सॉरी सोल्ड करने में जो हमको खर्चा आया है वो हम लिखेंगे। ठीक है, फिर और अदर एक्सपेंसेस भी है यहाँ पे, ऑल एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेन बिजनेस एक्टिविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन पीएल कंपोनेंट। पीएल का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है। ठीक है, दीज आर मेनली द एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो डायरेक्ट मेन बिजनेस का जो एक्टिविटी नहीं होता है, लेकिन वो हमारे लिए खर्च है, बिजनेस के लिए वो खर्च है ही, लेकिन हमारा मेन बिजनेस जो हम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला, जैसे मान लीजिए हमने शू बनाना है, हम शू बनाते हैं, हम जूते बनाते हैं, तो जूते बनाने के अलावा भी और बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि हमको उसको बेचना है, उसको एडवर्टाइज करना है ना, ये हमारा डायरेक्ट बिजनेस नहीं है, या फिर बोल सकते हैं हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस तब होता है जब हम जो गुड्स बना रहे हैं उसको बेचना। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हम उसको बेचने के लिए हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं, उसका सेलिंग कर रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे उठा रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स आर सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। हमारा मेन बिजनेस तो एम्प्लॉय को पैसे देना तो नहीं है, हमारा मेन बिजनेस है जूते बनाना और जूते को बेचना। ठीक है, लेकिन ये जो अदर एक्सपेंसेस हैं जो कि हम बोलते हैं यार इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो है जो हमारे ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उसको पैसे देना,
सेल्समैन को कमीशन देना, इंश्योरेंस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फी, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल, बैड डेट एक्सेट्रा will also be included, sorry, will also include like लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमारा कोई मान लीजिए फिक्स्ड एसेट है, वो खराब हो गया, हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। इंटरेस्ट एंड प्रोविजन, ये सारी चीजें आएगी हमारी अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा अबनॉर्मल लॉसेस। अबनॉर्मल लॉसेस क्या होता है? All abnormal losses are charged against profit and loss account. It includes stock destroyed by fire, goods lost in transit, etc. abnormal लॉस ऐसे लॉस होते हैं जिसका हम बोल सकते हैं कि हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, हमारा जो गोदाम था वो पूरा ढस गया, वो अबनॉर्मल लॉस है। अगर हमारे गोदाम में क्या हो गया, आग लग गई, हम जो गुड ट्रांजिट कर रहे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हम अपना सामान बेच रहे हैं या फिर हमको अपना सामान किसी अदर स्टेट में भेजना है, अदर स्टेट में हम बेच रहे हैं, हम वाया ट्रक भेज रहे हैं, मान लीजिए ट्रक का, मान लीजिए रोड रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, या तो फिर ट्रक में जो हमने सामान रखा था वो रखे रखे मान लीजिए खराब हो गया, या तो फिर वो गलती से कहीं गुम हो गया, या तो ट्रक से बाहर कहीं गिर गया। ठीक है, ऐसे लॉसेस को बोलते हैं हम अबनॉर्मल लॉसेस। समझ में आ गया ये? ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड यहाँ पे फिर हमारा जो भी इनकम गेन प्रॉफिट होगा हम यहाँ पे उसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आएगा हमारा रेवेन्यू इनकम। ये कैसे इनकम होते हैं? दीज इनकम आर अराइजेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विच इंक्लूड कमीशन और डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, रेवेन्यू इनकम यहाँ पे हम जो बेचते हैं वो वाला इनकम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने जो बेचा हमने ऑलरेडी उसको ट्रेडिंग अकाउंट में हमने डाल के रखा है। ठीक है, हम जो नॉर्मली जब ऑर्डिनरी कोर्स हम जो नॉर्मली बिजनेस करते हैं, अगर हमने मान लीजिए हमने हमारा जो इन्वेस्टर है या फिर हम कहीं से बल्क में चीजें खरीदते, जैसे कि हमको जूते बनाना है, जूते बनाने के लिए हमको बहुत सारा बल्क में हमको क्या चाहिए, लेदर चाहिए, तो हम जिसके पास से ही वो लेदर खरीद रहे वो हमको डिस्काउंट दे रहा है ना, वो हमको डिस्काउंट दे रहा है, तो हमारे लिए वो क्या है, हमारे लिए वो एक रेवेन्यू है, हमारे लिए वो इनकम है, क्योंकि हमारे पैसे बच जा रहे हैं, हमको कमीशन रिसीव्ड हुआ है। जैसे कि अगर मैं इतने सारे जूते बना रही हूँ, अगर किसी को जूते चाहिए तो वो मेरे को, जिसको जूते चाहिए वो मेरे को बोला कि अगर आप मुझे 50 दिन के अंदर 100 जूते देते हैं तो मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, मैं आपको कमीशन दूंगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो एक्स्ट्रा इनकम होती है अदर देन सेल्स, वो हम लिखेंगे कहाँ पे, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अदर इनकम और आते हैं, जैसे कि द बिजनेस विल जनरेट इनकम अदर देन फ्रॉम इट्स मेन एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। ठीक है, ये वही है होता है कि अगर हमको मान लीजिए इंटरेस्ट भी रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, या फिर डिविडेंड हमको रिसीव हो रहा है। डिविडेंड मतलब एक टाइप का स्टाइपेंड ही होता है जो हमको कहीं से मिल जाती है। ठीक है, ये होते हैं हमारे अदर इनकम में। ये सब समझ में आया सभी को? अगर कोई कंपनी किसी को कमीशन दे रहा है तो वो उसके लिए खर्चा है ना, क्योंकि कंपनी के पास से पैसा जा रहा है। अगर कंपनी को पैसा मिल रहा है मतलब वो आएगा इनकम में, अगर कमीशन दे रहा है तो उसके लिए वो खर्चा है। आप लोग अब जैसे भी मैं बोल रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको एज अ कंपनी ओनर या फिर कंपनी के मैनेजर जैसे सोचना है। अगर कोई कंपनी कमीशन दे रही है मतलब आपको अपने जेब से देना पड़ेगा।
तो आपके लिए मतलब कंपनी के जेब से देना पड़ेगा, तो वो आप कंपनी के लिए तो वो एक्सपेंस ही है ना। इतना सभी को समझ में आ गया, फॉर्मेट समझ में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कि हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या क्या लिखेंगे। इसका भी फॉर्मेट आपके बुक में दिया हुआ है। इसका भी फॉर्मेट आपके बुक में दिया हुआ है, जो कि है आपका पेज नंबर 165। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, डेबिट साइड में जितना भी खर्चा है, ठीक है, कितना भी खर्चा है, जैसे कि आज मैंने बोला था कि जो ग्रॉस लॉस हुआ है, ग्रॉस लॉस हुआ है हम उसे भी लिखे हैं, फिर टू सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, ऑडिट फी वगैरह वगैरह, ये पूरे जितने भी खर्चे हैं, ठीक है, वो कहाँ पर आएंगे, डेबिट साइड में। जितने भी प्रॉफिट हुए हैं, जितने भी इनकम या गेन्स हैं, वो हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, बाय रेंट, रेंट यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग के लिखा है क्रेडिट साइड, मतलब हमको रेंट मिल रहा है, या तो फिर रिसीव्ड, क्वेश्चन में रिसीव्ड लिखा रहेगा, रिसीव्ड का मतलब हमको मिला है। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी हमारे कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। स्पेसिमेन दिया हुआ है आपके बुक में, आप लोग उसे एक बार गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट सभी को समझ में आ गया।